उर्दू ज़रा साफ हो जाती है। से राशिदा आंटी No, no, you can hold closer to you. आमिर आमिर साहब इंट्रोडक्शन तो दिए। मेरी उर्दू जो है हैदराबादी उर्दू है, दक्षिणी उर्दू है। जी बिल्कुल बिल्कुल चलेगी ना। नहीं, कुछ लोग अगर आप में से कोई पाकिस्तानी है तो वो लोग हैदराबादी उर्दू का मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो जस्ट यहाँ वो कहना जैसे बेयर विथ मी, मेरी उर्दू बर्दाश्त कर लें। यहाँ पे पाकिस्तानी हैदराबादी सब मिक्स है। जी जी बिल्कुल। सब पेशेंट है, आपकी क्या मत सब पेशेंट है। जी नहीं, एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है आके। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा है कि आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला और कुछ नॉलेज या कुछ जो मालूमात मुझ में हैं या मैं जो बता सकता हूँ आपको, तो इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा आप लोगों से। ज़्यादा लंबा लेक्चर तो देने नहीं आया हूँ मैं, और उर्दू में लेक्चर देना वो ज़रा मुश्किल है क्योंकि मेडिकल के टर्म्स ज़्यादा होते हैं इसमें। तो ज़्यादातर मैं जो है क्वेश्चंस ज़्यादा लेना चाहूँगा। मैं तो काफ़ी देर तक ये बोल सकता हूँ ये लेक्चर या वैस्कुलर डिसीज़ के बारे में, लेकिन आई थिंक आपके जो सवालात हैं उसके मैं जवाब देने के लिए यहाँ पे हूँ। तो फिर भी इन शॉर्ट एक 2-3 मिनट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि वैस्कुलर डिसीजेज जो बोलते हैं, खून की नालियों की बीमारियाँ, अक्सर अपने इंडिया पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि सिर्फ ये हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का तो प्रॉब्लम बिल्कुल है, सही है वो, और वो ज़्यादा क्रिटिकल या ख़तरनाक होता है क्योंकि वो जानलेवा होता है। सडनली मौत हो सकती है हार्ट अटैक से, जैसे बोलते हैं लोग। लेकिन उसी के साथ पैरों के नालियाँ की बीमारी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासकर इंडिया पाकिस्तान जैसे फार ईस्ट एशिया जो बोलते हैं। इसलिए कि जैसे हार्ट की बीमारी के जो भी रीजंस हैं, ये ईडियोलॉजी जो बोलते हैं, सेम उसके रीजन जो है पैरों की नालियों की बीमारी के भी हैं। जैसे डायबिटीज़ किसी को है तो हार्ट से ज़्यादा वो पैरों की नालियों की बीमारी पैदा करता है, और किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हार्ट की भी बीमारी करता है। हार्ट की नालियाँ भी ब्लॉक हो सकती हैं और पैरों की नालियाँ भी ब्लॉक होती हैं। उसी तरह से ब्लड प्रेशर का है प्रॉब्लम, तो हार्ट की नालियाँ और पैरों की नालियाँ वही ब्लॉक होती हैं। और फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हमारे अगर माँ बाप को या दादा दादी ऐसे लोगों को जो बीमारी थी तो वो ख़ानदान में बीमारी हो सकती है बच्चों में। तो अगर तो इसलिए उसको किसी के ख़ानदान में ऐसा हार्ट की बोलते हैं कि अरे हाँ हमारे पास जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो फैमिली वालों को ज़्यादा एहतियात करना है कि अपने बच्चों की या जो भी उनके आगे की नस्ल है उसमें स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग यानी उस मालूम करें कि ये बीमारी हो सकती है, आ गई है जिस्म में, और उसको कैसे पहले डायग्नोस कर ले, पहचान ले, ताकि उसका हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकें। उसी तरह से ओबेसिटी जो बोलते हैं, मोटापा, तो मोटापा भी जो है बीमारी लाता है उनकी नालियों की, हार्ट की भी और पैरों की नालियों की भी। और एज जैसे हमारी बढ़ती है, जैसा आप बताया कि हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो जैसे एज जैसे हो रही है हम सब की एवरीडे, तो हम लोग एज बढ़ रही है। हम अपने अपने डिफरेंट ज़िंदगी के मरहलों पे हैं, स्टेजेस पे हैं। तो जैसे एज बढ़ रही है वैसे ये खून की नालियों की बीमारी भी बढ़ने की भी इम्कान ज़्यादा है। तो खून की नालियों में 2 टाइप के खून की नालियाँ हैं। ओके, तो हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि मुझे वेन का प्रॉब्लम है, या फिर नसों का बोलते हैं, या खून की नालियों का। ठीक है, ठीक है सर, खांसी है जी जी अच्छा। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल। तो उसमें डिफरेंस समझना जरूरी है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जैसा आपको तो लग रहा है कि पता है, इसके बारे में जानकारी है। जी जी बिल्कुल। तो हार्ट जैसे पंप करता है, अल्लाह की कुदरत है वो भी, राइट, वो हार्ट पंप कर रहा है एवरी मिनट 70-80 बार। तो जैसे वो पंप करता है तो जो खून की नालियाँ वहाँ से जो निकल रही हैं, जो ब्लड लेके पूरे आज़ा को पहुँचा रही हैं, ऑर्गन्स को, तो वो आर्टरीज हैं। तो जैसे डॉक्टर पल्स चेक करते हैं रिस्ट पे,
या कभी जो है कैरोटिड आर्टरी या फिर जो है स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट की बीट कर रहे हैं, तो वो आर्टरी की पल्स है, आर्टरीज हैं। तो आर्टरी सिर्फ चेस्ट में हार्ट में नहीं, वो पूरे अल्लाह ताला जो है पूरे जिस्म में फैला चुका है, और वो अलग अलग साइज की होती हैं। जैसे आप मिसाल मैं एक दरख्त की देता हूँ, ट्री, जैसे उसमें एक बड़ा एक जो है एक स्टेम जो मेन जो उसका सुतून होता है, ट्रंक जो है, बिल्कुल हाँ ट्रंक है, और उसके अलावा उसके बाद जो है उसके बड़े ब्रांचेस हैं, फिर उसके छोटे ब्रांचेस हैं, फिर ऐसे छोटे छोटे होते जाते हैं। आप जो है पत्तों तक पहुंच जाते हैं। पत्तों के अंदर भी जो है बिल्कुल बारीकी से उसके नस है या उसके जो नक्शे बने हुए हैं। तो वैसे ही जो है अल्लाह की ये कुदरत है कि हमारे जिस्म में भी ऐसी ही खून की नालियाँ बनी हुई हैं। तो बड़ी नाली ट्रंक जो है चेस्ट में है या पेट में है, फिर उसके उसके ब्रांचेस निकले हुए हैं, फिर ब्रांच की और ब्रांच है, तो ऐसे ही पूरा फैले हुए हैं। और इतनी छोटी भी है कि हमें दिखते भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी देखना पड़ता है कभी। तो ये आती है हार्ट की तरफ, तो उसको हम वेन्स बोलते हैं। okay? जैसे वेन्स आसानी से दिख जाते हैं, वो अक्सर लोगों को मालूम है। जैसे हम हाथ भी देखते हैं कि कभी ये नीले लाइन जो दिखते हैं, और नर्सेज जो है आईवी जो डालते हैं, वो वेन्स हैं। तो वो तो हमें दिख रही हैं। कई करोड़ों ऐसे वेन्स भी हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वो डीप हैं, स्किन के अंदर हैं या मसल के बीच में हैं या बोन के करीब में हैं। वो भी हर तरफ फैले हुए हैं। बॉडी में वेन्स ज़्यादा हैं आर्टरीज कंपेयर टू आर्टरीज, और वेन्स में भी फिर अलग से हिस्से बने हुए हैं। तो उसकी मैं यूजुअली एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे आपका घर है, पानी आपके लिए जो आ रहा है इस्तेमाल करने के लिए, तो वो एक प्लम्बिंग से आ रहा है, तो वो समझे कि वो आर्टरी है, यानी क्लीन पानी आपके घर में आ रहा है। और जब आपको वापस आप जो यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए, देन वो पानी जो है वापस सेप्टिक टैंक से होते हुए बाहर निकल जाता है, तो वो है वेन्स। तो सेप्टिक टैंक जो वेन्स जो बाहर में ड्रेन जो बोलते हैं, ड्रेन जो है ड्रेन होता है घर से, तो वो भी दो लेयर में बने हुए हैं वेन्स। एक जो है बिल्कुल स्किन के अंदर है, नीचे है, और दूसरे जो है डीप है, तो उसको हम मेडिकल में बोलते हैं डीप वेन्स, और कुछ हैं सुपरफिशियल वेन्स। तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं या आपको कोई डायग्नोसिस बता रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, तो ये आर्टरी की है बीमारी या वेन की है, क्योंकि अलग अलग होती हैं बीमारियाँ। और वेन में भी जो है ये सुपरफिशियल वेन यानी ऊपर की वेन्स हैं या नीचे की डीप वेन्स। आर्टरी की बीमारियों में जो है हम बताएं कि ब्लॉकेज इज मोस्ट कॉमन। दूसरे भी बहुत से हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो मैं ब्लॉकेजेस पे 1-2 मिनट बोलूँगा। ब्लॉकेजेस हम बताएं कि जैसे पैरों के जो ब्लॉकेज होते हैं उसके रीजंस भी होता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ओबेसिटी है, एजिंग है, फैमिली हिस्ट्री है। तो उसमें जो है पैरों में दुखना, मसल्स में दुखना, जैसे हम लोग वॉक कर रहे हैं और मसल्स अपने पैर थक रहे हैं, और तो बोलते हैं कि वो पकड़ रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, या फिर जो है पैरों की उंगलियां जो हैं, अंगूठे जो बोलते हैं, वो अगर ठंडे पड़ रहे हैं, या उसमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये यूजुअली निशानी होती है कि सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन की, यानी शायद ये कुछ ब्लॉकेज का हो सकता है मामला। अब जैसे समझिए वेन्स का प्रॉब्लम है किसी, तो उसमें यूजुअली जो तकलीफ होती है वो स्वेलिंग होती है पैरों में। यूजुअली एंकल्स के पास, टखनों के पास स्वेलिंग है, पैरों में है स्वेलिंग है। यूजुअली स्वेलिंग जो है दिन के आखिरी हिस्से में ज़्यादा होती है लोगों को, क्योंकि हम लोग ठहर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जो भी कर रहे हैं, तो सुबह में जब उठते हैं बेड से तो कम दिखती है स्वेलिंग, और जैसे दिन गुजर रहा है तो ज़्यादा होती है। तो यूजुअली वेन्स की होती है, ब्लॉकेजेस से कम नहीं होती है, यूजुअली वेन्स से होती है। और जैसे वो ब्लड क्लॉट्स यूजुअली बोलते हैं लोग कि इसको क्लॉट हो गया था ऐसे, तो यूजुअली जो है वेन्स की बात कर रहे हैं, क्लॉट्स। क्योंकि हम आर्टरीज में क्लॉट्स हो सकते हैं लेकिन बहुत कम इम्कानात हैं। आर्टरी में हम लोग प्लैक बोलते हैं या ब्लॉकेज बोलते हैं, वो डिफरेंस है। क्लॉट यानी ऐसा समझे कि यानी वो हार्ड नहीं है चीज़, यानी ऐसी वो अभी, तो इसके एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली जेलो, जेलाटिन या पुडिंग जो होती है वो हार्ड नहीं होती है, राइट? तो वो यूजुअली क्लॉट है।
नया बना हुआ है अभी, अगर वो हार्ड हो जाता है कैल्शियम डिपॉजिट से, कोलेस्ट्रॉल से ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसको हम जो है प्लैक बोलते हैं, प्लैक या फिर ब्लॉकेज। तो ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली अलग है। ब्लॉकेज हुआ तो जो है उसको मेडिकेशन पे भी आऊँगा मैं, बट ब्लॉकेज हुआ तो यूजुअली हम लोग उसमें बलून स्टेंट, वो तो सुने हैं आपके हार्ट में जो है स्टेंट डाले, 2 डाले, 3 डाले, अक्सर लोग बोलते हैं, तो वो ब्लॉकेज है। और अगर वेन्स में अगर प्रॉब्लम है, क्लॉट्स हैं, तो उसमें ब्लड थिनर देते हैं। अगर स्वेलिंग है तो बोलते हैं कि अगर आप वॉकिंग ज़्यादा करें, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, ऐसे। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा कॉमन जो है वेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और एक वेन का प्रॉब्लम मैं भूल गया बोलना कि वेरिकोज वेन्स, वो तो सब आप लोग शायद सुने होंगे वेरिकोज वेन्स। तो वो ज़्यादा औरतों में ज़्यादा कॉमन है। उसके भी रीजंस हैं क्यों है। एक है प्रेगनेंसी ऑब्वियसली मर्दों में नहीं होती, औरतों में होती है। तो ये जब यूट्रस जो बोलते हैं, बच्चा जो पेट में होता है औरतों के, तो उससे उसका जो वजन पड़ता है वेन्स में, पल्विक के वेन्स से, तो वो प्रेशर पड़ने से वो प्रेशर लेग के वेन्स में चले जाता है। तो उसका असर जो है ओवर टाइम 8-9 महीने जो और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं, तो ओवर टाइम वो वेन्स वहाँ के बड़े हो जाते हैं या फूल जाते हैं। तो इसलिए औरतों में ज़्यादा ये पैरों के पेन या फिर स्वेलिंग ज़्यादा कॉमन है, वेरिकोज वेन्स ज़्यादा कॉमन है। और उसमें भी जो है लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है। जो भी आप वेन्स की अगर डिसीज के लोगों को पूछें कि ज़्यादा किधर है आपको तकलीफ, तो बोलेंगे लेफ्ट साइड ज़्यादा है। तो अगर उसका भी एक रीज़न है क्यों है, खैर उसके एनाटॉमिक रीजंस हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर कैसे बना है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, तो ब्लॉकेजेस जो होते हैं तो उसमें स्टेंट या बलून डालते हैं। वेन्स में टिपिकली हम लोग स्टेंट नहीं डालते हैं, ओके। तो क्योंकि ब्लॉकेजेस वेन्स में नहीं होते हैं, राइट। हम लोग वो डिफरेंस जो है ज़रूरी है। आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, वेन्स यूजुअली फैलते हैं या क्लॉट हो सकता है। तो किसी को क्लॉट है तो उसको ब्लड थिनर डालेंगे, स्वेलिंग है वेन्स की तरफ से तो कंप्रेशन सॉक्स बोलेंगे या फिर ज़्यादा वॉकिंग करे बोलेंगे। तो आए कि इसको प्रिवेंट कैसा करें, कैसे इसको रोकें। अगर ब्लॉकेज किसी को हो गया है, डायग्नोसिस हो गया है, तो उसको पूरा तरह से निकालना बहुत मुश्किल है। अब तक तो साइंस वहाँ तक नहीं पहुंची कि ये उसको पूरा जो है उसको डिसॉल्व करें या उसको भुला दें। तो कई वो लोग कभी बोलते हैं हमारे बड़े लोग के, वो हकीम साहब हमें ये दिए, उसमें जो है वो पूरा वो भूल गया ऐसे। तो शायद हो सकता होगा, मैं इसमें इनकार नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंसेस में ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि वो प्लैक यानी जो हार्ड चीज़ हो गई है तो वो पूरी तरह से नहीं निकलती। अगर हम स्टेंट भी डालते हैं तो उसको सिर्फ वहाँ से हम पुश कर रहे हैं खून की नालियों की दीवार की तरफ, ठीक है, लेकिन उसको पूरा हम निकाल नहीं सकते। और क्लॉट को बहुत हद तक निकाल सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश, जैसे बताया आपको मैं, जैसे पुडिंग की एग्जांपल दिया, तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो अभी थोड़ी दिनों पहले, हफ्तों पहले बना हुआ है, तो अभी फ्रेश है चीज़, तो उसको हम लोग भुला सकते हैं कुछ मेडिसिन से। तो उसको प्रिवेंशन किए हैं कि फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। वो तो आप हमेशा सुनते हैं कि जो है फिजिकली एक्टिव रहने, वॉकिंग ज़्यादा करें, जो भी कुछ भी हो सकता है एक्सरसाइज, वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग है या फिर जो है स्टेशनरी बाइक है या फिर रेगुलर बाइक्स हैं, जो भी पैरों की एक्सरसाइज, जो टहलने, जो शुरू से सुनते हैं इंडिया पाकिस्तान में गए टहलने निकले, तो वॉकिंग से रीज़न ये है उसका कि जैसे मसल्स वेन्स के लिए भी अच्छा है वो और आर्टरीज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वेन्स के लिए वापस ब्लड जब हार्ट की तरफ जाने के लिए मसल्स का मूवमेंट ज़रूरी है, और आर्टरीज के लिए उसमें खून तेज़ी से दौड़ता है, तो वो दौड़ते रहना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी के बहुत से फ़ायदे हैं उसके, नॉट गोइंग टू डिटेल्स। उसके अलावा जो है अपनी ब्लड शुगर ये करें कि डायबिटीज़ ना हो पहले, अगर हो गया है खुदा ना खासा तो देखें कि उसको कंट्रोल में रहे। तो अक्सर लोग जो है समझते हैं कंट्रोल में है, अगर हम वो A1C चेक करते हैं तो जो है 10-11 है, तो उसका ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, तो ये सब जो है आर्टरी की चीज़ें हैं। वेन्स के लिए जो है मेनली जितना भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा आपकी है तो उससे वेन की बीमारियाँ कम होती हैं।
ठीक है, आई थिंक मैं काफी बोल चुका, लेकिन आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ कि कुछ सवाल आप लोगों के हैं। I have a question. श्योर। My sister is a chemistry teacher, तो वो खड़ी होती है पूरा जी। दिन। तो उनके पास like she has varicose veins, and the doctor said कि आप because you stand on your feet for long hours, but आप कह रहे हैं कि varicose veins can be treated with physical activity, but hers got caused by physical activity. So उसका like why is that the discrepancy there? Sure. Her varicose veins were caused not by physical activity, actually because of immobility. I mean, she is probably standing long hours. जैसा पता है, she is a teacher. It's very common in that profession, nurses, doctors, cashiers, जो घर के काम कर रहे हैं या clerical जो काम कर रहे हैं. We are meant to move around, not stand or sit in one place long hours. तो मुझे जैसा बता रहा था कि फिजिकल एक्टिविटी जैसे ठहरना बैठना नहीं है, तो हम तो एक तरफ बैठे हुए हैं, तो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर दिन में आप ब्रेक लेते रहे, ऐसा काम भी ऐसा है कि आपको जो है 8-8 घंटे ठहर के या बैठ के करना है, तो आप उसमें ब्रेक्स लें, 1 घंटे के बाद उठें, इधर आप घूमें फिरें, ज़रा 5-10 मिनट के लिए फिर आएँ, या फिर बैठे बैठे लाइक कुछ एक्सरसाइज करें। तो उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं चलने की वजह से हुई है, एक तरफ बैठने या खड़े होने से। तो उसका ट्रीटमेंट जो है, अगर वेरिकोज वेन्स हो चुके हैं तो उसके सिम्टम्स भी होते हैं अक्सर लोगों को। तो वेरिकोज वेन्स का एक गलत नज़रिया लोगों में ये है कि ये कॉस्मेटिक चीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर जो है उसको सिर्फ वो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, मेरी ऐसे समथिंग लगा है। तो पता नहीं आप लोग सुने, बट ये वेरी कॉमन एक मिसकंसेप्शन है। तो अक्सर वो जो वेरिकोज वेन जिसको हुआ है, लोगों को तकलीफ होती है, पता नहीं आपके सिस्टर को तकलीफ है नहीं है। तो ये तकलीफ में जो है लोगों को भी क्रैम्प्स होते हैं, ये हेवीनेस होता है लेग्स में, कभी बर्निंग होता है और स्वेलिंग होती है, कभी वेन्स में जो है स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, तो उसमें कभी दर्द होता है। तो लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है वेरिकोज वेन्स। हाँ, वेरी पेनफुल। तो उसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि हम पहले बोलते हैं कि आप कभी अगर कंप्रेशन सॉक्स ट्राई नहीं किए हैं तो कंप्रेशन सॉक्स पहनें, होने के बावजूद भी, एटलीस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो कंप्रेशन सॉक्स यूजुअली रिकमेंडेशन है कि आप 4 से 6 हफ्ते तो ट्राई करें। इन सॉक्स यानी वो रेगुलर सॉक्स नहीं जो हम लोग पहनते हैं यूजुअली शूज़ में, और डायबिटिक सॉक्स भी नहीं। अक्सर ये सीनियर सिटीजन जो है, ये एक अगेन मिसकंसेप्शन है कि कंप्रेशन सॉक्स मींस डायबिटिक सॉक्स जो वॉल्ग्रीन सीवीएस में होता है, ये चीज़ नहीं है। कंप्रेशन नहीं, ये रियली नायलॉन के टाइट होते हैं, बिल्कुल हार्ड, तो आपको खींचने के लिए जो है काफ़ी तकलीफ होती है। तो वो सॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो जो है स्क्वीज कर रहे हैं वेन्स को आपके, हाँ, वेरिकोज वेन्स को भी और अंदर के वेन्स को भी, ताकि वो ब्लड पूलिंग ना हो, और ब्लड को जो है वो पुश करता है हार्ट की तरफ। अगर वो हेल्प नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी तकलीफ है, या फिर कुछ लोग पहन नहीं सकते हैं क्योंकि वो टाइट हैं और उसमें गर्मी हो रही है, या जो भी है कि स्किन में जो है वो निशान पड़ रहे हैं, काफी लॉन्ग भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग करते हैं। क्लिनिक में होते हैं ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सर्जरी नहीं है वो कि उसमें हम काट रहे हैं, कुछ कूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये, लेकिन नीडल इन्वॉल्व है उसमें। हम लोग कुछ अल्ट्रासाउंड में देके नीडल्स डालते हैं वेन्स में, और उसको इंजेक्ट करते हैं, कभी वो ग्लू डालते हैं, कभी उसको रिमूव करते हैं। तो उसके तो बहुत से ट्रीटमेंट अभी आ गए हैं। अच्छा, और कोई सवाल? मेरे ख्याल में ये जो वेरिकोज वेन आप कह रहे हैं, जी। फिर ये ओवरलैपिंग ऑफ वेन्स होती है क्या? क्योंकि मुझे बहुत होता है, मैं जब किकिंग करती हूँ इट गोज अवे, तो मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि वो ओवरलैप थे, वो हट गए शायद, और उसकी वजह से पेन खत्म हो गया। तो इज इट एन इमीडिएट ट्रीटमेंट, और कोई और चीज़ें भी कर सकते हैं? ओवरलैपिंग पता नहीं है, मतलब आप क्या उसको सजेस्ट कर रहे हैं, बट वेन्स तो ऑलरेडी, मतलब ये वेन्स ऑलरेडी आपके हम सब के जिस्म में हैं वेरिकोज में, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि हमें दिख नहीं रहे। जब ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था ड्रेन्स का, ये सेप्टिक सिस्टम हाउस के ड्रेन का, जब ये वापस ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है और पूलिंग हो रही है और ये पैर में ज़्यादा रुक रहा है, तो ओवर टाइम, ईयर्स में, सालों में, वो छोटे छोटे जो वेन्स है ना, वो फूलना शुरू होते हैं। जैसे वो बैक टप बोलते हैं ना, जैसे हमारे सेप्टिक सिस्टम बैक टप,
तो बैकअप होने से जो है ये फोन के नाले इतने छोटे थे और वो बड़े हो गए, तो उसमें वो ओवरलैप हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, हो सकता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप जो है वो किक करें या उसको पैर को झटकें या कुछ वॉक करें तो कम हो रहा है। योगा वाला बताते हैं कि जैसे आपके पैर में लेफ्ट में है तो देन यू हैव टू रेज योर राइट हैंड एंड किक विद योर लेफ्ट। अच्छा आप यकीन करें हो जाता है ठीक। अच्छा ठीक। या इट गोज अवे। Yoga is right, कह रही थी कि क्या ये Yoga is right. हो जाता है कि इमीडिएट इस तरह से नहीं उसका वो शायद पता नहीं उसमें इन्हें वो वेरिकोज वेन्स ही हो रहा है आपको या फिर जो है बस ये मसल क्रैम्प है, वो डायग्नोसिस मतलब सही पे आना चाहिए। क्योंकि वो जैसा बोल रहे हैं कि आप वो कि हाथ उठाना वो तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन अगर क्रैम्प्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैस्कुलर कंडीशन से हो, नर्व के कंडीशन से भी होते हैं क्रैम्प्स। Then they जैसे should follow yoga. जी Then they should follow yoga. योगा, अच्छा हाँ योगा के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज ताल्लुक ये नहीं Right है। and left hand for yoga. अच्छा 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 और कोई सवाल? जी आप पहले बता दीजिए। रात को लेटने के साथ ही पैरों में जलन बहुत होती है, पट्टे खींचते हैं, कभी कमर का खींच जाता है पट्टा, कभी गर्दन का, अचानक ऐसे घूमने तो पट्टा खींच जाता है दोनों। तो ये और ये पैरों की उंगलियां जो है इतनी जलन होती है कि नींद उड़ जाती है। तो आपको डायबिटीज है? डायबिटीज है, 2 स्टैंड पड़े हुए, अच्छा तो सब कुछ है, बीपी हाई भी सब कुछ। अच्छा दवाइयाँ मैं खाती हूँ ना उसके हिसाब से भी दिखाई थी ना। हाँ नहीं 20 है दिन भर की 20 है। अच्छा तो डॉक्टर गोलवाला साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सारी बीमारी है। सारी बीमारी अल्लाह का शुक्र है। ये सब सारी बीमारी है हर एक की एज के साथ है, क्योंकि अब मोबाइल नहीं है हम लोग, हम अब घरों में ज्यादातर बैठे रहते हैं या इतना हमारा मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ तो विंटर है 9 महीने का, वैसे ही घर में हो जाते हैं। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। उसी लिए सेंटर है। नहीं तो आप जो बता रहे हैं कि पैर आपके जो उंगलियों में जो जलन हो रही है, जाओ जी। हाँ वो शायद जो है न्यूरोपैथी होगा। डायबिटीज कैन कॉज डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उससे वो उससे जलन होती है। It is good for capital center. कैपिटल के अच्छा ओके। उसके लिए कुछ मेडिकेशंस वगैरह हैं, वो आप दे सकते हैं। ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि आप 20 ले रहे हैं तो जी जी। उसमें शायद वो आपके डॉक्टर दिए होंगे डॉक्टर आपको। फसीउद्दीन है, वो भी वही करते हैं, वो पहले फिल्म में डॉक्टर फसीउद्दीन। अच्छा अच्छा वो हड्डियों के है ना, बोन्स के जी 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 हाँ। स्पेशलिस्ट हैं। हाँ तो जैसे आप जो आपके शोल्डर में और नेक में बोल रहे हैं या बैक में, वो भी आपका नर्व का दिख रहा है प्रॉब्लम? हाँ सब वही है। हाँ जी। दो अलग अलग चीजें हैं, नर्व के और सर्कुलेशन दो अलग हैं। कुछ इसमें इंटरलेशन है उसमें, लेकिन वो दो अलग स्ट्रक्चर अलग हैं और उसके ट्रीटमेंट जो है अलग होते हैं। वॉक करती हूँ ना, वॉक तो मैं कर ही नहीं सकती। हम्म। थोड़ा सा चलती हूँ ना, फिर मेरे पैरों में शदीद खिंचाव होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ। जी जी जी। तो हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका जो है हम लोग करेंगे स्कैन, अल्ट्रासाउंड देख के सर्कुलेशन चेक करेंगे। मैंने करवाया वो भी अल्ट्रासाउंड आपसे। अच्छा अच्छा जी। अब हो रहे हैं अंदर जाके, सब लोग बोल के फिर करेंगे। बंद करना मुश्किल है, चूचा खुल गई है। वो बहुत कॉमन है और जैसे हम लोग जैसे एज एज बढ़ती है तो उसमें बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर वो जो है ये नर्व के फंक्शन से, यानी डिसफंक्शन जो होते हैं, नर्व आपकी सही काम नहीं कर रही है तो उससे ज़्यादा होते हैं। सर्कुलेशन से भी हो सकता है, लेकिन ये जो जहाँ तक मैं देखा हूँ कि ये जो क्रैम्प्स कभी लोग कभी कभी रात में आते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो अक्सर ये जो है उसकी कुछ चीज़ें हम लोग बोलते हैं मेडिकेशन लेने से पहले कि आप जो है हाइड्रेशन अपना अच्छा रखें। हाँ ये इफेक्टिव होता है। बहुत अच्छा जी हाँ। तो अक्सर हम लोग जो है पसीना आना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी से हम लोग वाटर लूज करते हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते हैं, जैसे पोटेशियम है या मैग्नीशियम है, तो वो नर्व के जो नसों के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। और थोड़ा स्ट्रेचिंग करें 2-3 बार सोने से पहले, स्पेशली उठने के बाद, ताकि 3 दफा तो हम करते हैं स्ट्रेचिंग, जी। लेकिन मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा करनी चाहिए। हाँ और विटामिन थोड़े जो है वो ज़रूरी हैं नर्व के फंक्शन के लिए, तो मल्टी विटामिन वगैरह लेते हैं। जैसे विटामिन डी और विटामिन बी प्लस। हाँ जी हाँ बिल्कुल ये मैं
जी कंटिन्यूअसली कर बिल्कुल पहले जो जानते तो भी साल के बाद अब हाँ ज़्यादा होता है जी ज़्यादा बिल्कुल चीज़ मैंने ये कि पानी जब कम पिया जाए तब इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल या Actually, I think he had a question. जी जी बोलिए। Yeah. What is the difference between the nerve pain and the varicose vein? And then if you do get the ultrasound and the ultrasound comes with everything told, so then how can you differentiate it? Is it nerve pain or जी And he's also doctor. He's a doctor, physiotherapist. तो मुझे सोच के जवाब देना पड़ेगा Yes. थैंक्स फॉर लेटिंग मी गुड वन तो सर आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह तो आपको पता है how कि it is a layman and a street guy, just like जी जी you're बिल्कुल a professional. If you use the language of the professional, nobody will understand. जी जी बिल्कुल Please. तो Okay. हाँ जी बिल्कुल तो मैं जो बताया कि ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं नर्व्स और वेन्स या आर्टरीज लेकिन उसमें कुछ रिलेशनशिप भी है तो जैसे नर्व की बात करते हैं जैसे दो तीन आपकी कुछ है ये सवाल नर्व का तो नर्व में जो है कुछ तकलीफ जो होती है वो रेडिकुलर नर्व प्रॉब्लम होते हैं जैसे स्पाइन के नर्व जो हैं जो पैरों में आ रहे हैं या हाथों में आ रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड अल्लाह ताला जो दिया है पीछे रीढ़ की हड्डी के पास तो वहाँ से जो नर्व निकल रहे हैं वो सब नेक के पास के हैं ऊपर के हाथों में हैं थोरैक्स और लंबा नीचे के जो है पैरों में आ रहे हैं तो उससे भी अगर पिंच नर्व जो बोलते हैं लोग तो वहाँ से जो तकलीफ होती है वो स्पाइन के नर्व के पिंच होने से आ रही है थोड़े जो जलन जो पैरों में है जैसे आप पता है वो जो है वो पेरिफेरल नर्व्स हैं जिससे जैसे डायबिटीज में होता है प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी के तकलीफ है वो नर्व जो है इसके अल्ट्रासाउंड से टेस्टिंग जरा मुश्किल है अल्ट्रासाउंड से नर्व्स को हम नहीं देख सकते हैं उसके लिए जो है एक्सरे कराते हैं बैक के लिए या एमआरआई कराते हैं नर्व के जो पैरों के जो नर्व हैं जैसे जलन हो रही है तो उसमें नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं कि नर्व सही काम कर रही है तो अल्ट्रासाउंड में वो बड़े नर्व देखते हैं बट ज़्यादा उससे मालूमात नहीं मिलते जैसे आप बताए भाई साहब यहाँ पे कि वेरिकोज वेन का पेन में क्या फर्क है तो पेन वो एक आप जैसे जो इंसान महसूस करता है ना तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कोई बोलेगा कि मुझे पेन है कोई बोलेगा मुझे क्रैम्प है कोई बोलेगा कि तकलीफ है कोई बोलेगा बर्निंग है Oh, pins and needles. Pins and needles. हाँ पिंस एंड नीडल्स बिल्कुल अलग अलग टाइप के पेन है जैसा हम उसको महसूस करते हैं वैसे बताते हैं और कुछ लोग बता भी नहीं सकते कि क्या क्या महसूस हो रहा है राइट तो वो एक मोर देन एक रीजन हो सकता है उसका वो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन से या वीनस डिसीज से भी हो रहे होंगे या फिर नर्व डिसीज से भी हो रहे होंगे या फिर दोनों से भी हो रहे होंगे आप हो सकता है कोई बंदे को ऐसा भी है कि दोनों बीमारियां हैं तो उसके लिए टेस्टिंग जो करते हैं बेसिक टेस्टिंग करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में तो वीनस डिसीज मालूम होती है कि वेरिकोज वेन्स हैं या वीनस इनसफिशिएंसी है मतलब वेरिकोज वेन डायग्नोसिस नहीं है ओके वेरिकोज इज नॉट ए डायग्नोसिस इट्स ए सिम्टम जैसे आप डॉक्टर हैं आपको पता है सिम्टम या साइन बोलते हैं तो डायग्नोसिस जो है वीनस इनसफिशिएंसी बोलते हैं शायद इसमें लिखा होगा कहीं वो आप बाद में देख पढ़ें इसको तो डायग्नोसिस है वीनस इनसफिशिएंसी या वीनस रिफ्लक्स बोलते हैं उसको तो उसका वन ऑफ द सिम्टम इज वेरिकोज वेन दूसरे भी हैं जैसे क्रैम्पिंग हेवीनेस टायर्डनेस इन द लेग एकीनेस स्वेलिंग वो सब दूसरे सिम्टम तो हाँ अल्ट्रासाउंड से तो डायग्नोस कर लेंगे हम वीनस डिसीज है या वैस्कुलर आर्टेरियल डिसीज है तो नर्व डिसीज जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगी और उसे फिर टेस्टिंग करने के बाद तो सब नतीजे पहुंचेंगे कि आर्टरी का है या वेन का प्रॉब्लम है या नर्व का प्रॉब्लम है तो कुछ लोगों को दोनों होते हैं जैसे काफ़ी हम लोग पेशेंट ऐसे भी देखते हैं कि जो डायबिटीज़ है उनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां हैं तो उनको न्यूरोपैथी है डायबिटीज़ से और न्यूरोपैथी और वेन नर्व का प्रॉब्लम पुअर सर्कुलेशन से भी होता है बिल्कुल हाँ और जैसे जो है अभी आपको टांग का अपना बता रही हूँ जी जी सर्कुलेशन सर्कुलेशन से भी हो सकता है यूजुअली आर्टरी के सर्कुलेशन से होता है वीनस सर्कुलेशन से भी होता है अगर पूलिंग ब्लड पूलिंग जैसा बताया और नर्व से भी हो सकता है तो ये हाँ बिल्कुल जी जी सांस भी नहीं निकल आवाज भी नहीं निकल